अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो नहीं देखी मेरी, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको राइट साइड पर लिंक नजर आ रही होगी, वहां पर भी क्लिक करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं। क्योंकि टाइप्स को कवर करने से पहले लाजमी है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में टाइप्स में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आइए देखते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। किसी पर्टिकुलर गुड की प्राइस की वजह से जो चेंज इन डिमांड आती है, सिंपली उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे की जाती है, आपको फार्मूला नजर आए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर सपोज अगर 10% हमने प्राइस इंक्रीज किए, तो हाउ मच डिमांड विल बी डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितनी डिमांड डिक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और इसी तरीके से अगर हम 10% प्राइस को डिक्रीज करेंगे, तो कितने परसेंट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आएगा। तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये पता चलता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि इसमें बताया जा रहा है कि एन आइसक्रीम इंक्रीज फ्रॉम द 200 टू 220। जो प्राइस ऑफ आइसक्रीम है वो इंक्रीज हुई है 200 टू 220, एंड द अमाउंट जो पहले बाय होता था वो 100 था, अब जो है 80 कौन से। तो कितने परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हुई है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो चेंज आई है, आप उसको देखेंगे कि कितने परसेंट हमारे पास चेंज आई है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 100 एंड जो है करंट क्वांटिटी कितनी है, 80। तो जो सेल हो रही, तो 80 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें पता चला कि हमारे पास जो चेंज आई है इन क्वांटिटी डिमांडेड वो 20% आई है। और जो हमारी प्राइस है वो 200 टू 220, तो 200 टू 220 इट इज इंक्रीज इन द 20 रुपीज। जो 20 रुपीज है वो 200 का 10% है, तो हमें पता चल रहा है कि 10% इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू द 20% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम अगर 10% इंक्रीज करेंगे प्राइस को, तो क्या होगा, हमारी 20% डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ एवरी जो है 1% इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू द 2% डिक्रीज इन योर डिमांड। तो इस एग्जांपल से ये हमें पता चल रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट करने के दो फार्मूले थे, एक तो आपने परसेंटेज और दूसरा हमारे पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें ईच पॉइंट की जो है वो कैलकुलेशन हो सके। मिड पॉइंट क्या करते हैं, हम बोथ प्राइसेस की मिड पॉइंट मिड वैल्यू लेते हैं और उसके बाद जो है कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप जैसे ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला देख रहे हैं, जो मिड पॉइंट फार्मूला है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज चेंज पता चल पाएगी। उसके बाद जो है आप डिवाइड करेंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला है। अब ये Q2 क्या है, Q2 जो है आपकी सेकंड क्वांटिटी जो आफ्टर द चेंज इन क्वांटिटी है, उसको हम Q2 कह रहे हैं कि चेंज इन प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया उसको हम Q2 कह रहे हैं। और Q1 जो है हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। सिमिलर हमारी जो P2 है वो आफ्टर जो हमने प्राइस रेज और फॉल की है, यहाँ पर हमने रेज की है, तो जो हमारी P2 है वो 220 है और जो हमारी P1 है वो 200 है। तो आप सिंपली फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे, Q2 हमारी 80 माइनस 100 Q1 डिवाइडेड बाय Q2 हमारी 80 है प्लस जो है Q1 100 डिवाइडेड बाय 2। तो
हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22%। और जो है हम जब आफ्टर द डिवाइड में फिर जो है हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, प्राइस की चेंज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास P2 है 220 एंड हमारे पास P1 है 200 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो है आंसर आया 9.5। तो आप देखेंगे जो आफ्टर ओवरऑल जो आपको सिंप्लीफाइड आंसर मिला है वो 2.23। इट मींस in terms of every 1% change in price it will lead to the decrease in 2.32% change in quantity demanded। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो सेम नहीं होती एवरी प्रोडक्ट की, देयर आर सर्टेन डिग्रीज। हमें डिफरेंट कमोडिटीज है वह डिफरेंट, फॉर सपोज जो असेंशियल गुड्स होते हैं, जो आपके नेसेसरी गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू आपके लग्जरी गुड्स, आपके इन्फीरियर गुड्स। तो हम देखेंगे कि कितनी डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिग्री है, एक इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, इलास्टिक है और परफेक्टली इलास्टिक है। तो आइए इनको समझते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिग्री ऑफ प्राइस क्या है, इनइलास्टिक डिग्री ऑफ प्राइस क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिग्री ऑफ प्राइस क्या है और परफेक्टली इलास्टिक डिग्री ऑफ प्राइस क्या है। जो परफेक्टली इनइलास्टिक है आप ऐसे समझे, आप इमेजिन करें आप quantity demanded stays exactly the same regardless of the price change. No matter how high the price goes, people will still buy the same amount. इसमें ये बताया गया है कि जब perfectly inelastic होगी डिमांड किसी प्रोडक्ट की तो क्या होगा, आप कितनी भी प्राइस इंक्रीज कर दें, there is no effect on demand। आप 100% प्राइस इंक्रीज करेंगे डिमांड सेम रहेगी, आप 50% प्राइस डिक्रीज कर देंगे तब भी डिमांड सेम रहेगी। तो ये कैसे, लाइक मेडिकल प्रोडक्ट्स, आप समझ लें कि कोई डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन पे है तो क्या होगा कि इंसुलिन की प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, उसको नीड है, वो चलता ही इंसुलिन पे है, तो क्या होगा कि वो बाय करता रहेगा इवन प्राइस कितनी भी हाई होती जाए। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। इट मींस के द चेंज इन प्राइस विल नॉट इफेक्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। अब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो क्या होगा, आप डिसीजन मेकिंग चेंज इन प्राइस करेंगे, आप इंक्रीज इन प्राइस करेंगे तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो होगा इंक्रीज हो। इन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप डिसीजन मेकिंग लेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी परफेक्टली इनइलास्टिक वाली है तो क्या होगा कि चेंज इन प्राइस, आप इंक्रीज करेंगे प्राइस तो आपका रेवेन्यू टोटल इंक्रीज होगा, आप डिक्रीज करेंगे प्राइस तो आपका जो है टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। लाइक अंडरस्टैंड करेंगे इस एग्जांपल से कि फॉर सपोज अगर कोई प्रोडक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक है तो फॉर सपोज उसकी ओल्ड प्राइस थी 100 एंड जो सेल होते थे 550 यूनिट्स, तो इनकम कितनी जनरेट हो रही है, 55,000। अब हमने चेंज इन प्राइस की, फॉर सपोज हमने इंक्रीज कर दी इन प्राइस 125, तो क्या हुआ, चेंज इन डिमांड, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिमिलर डिमांड रहेगी। आफ्टर हमने चेंज की प्राइस, डिमांड तो सिमिलर है बट एट द एंड क्या हुआ, हमारी टोटल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सिमिलरली अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हमने डिक्रीज कर दी फिर भी क्या होगा, डिमांड सेम रहेगी, हमने प्राइस डिक्रीज, पहले 100 थी हमने 95 कर दी, अब क्या होगा, डिक्रीज करने से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज तो नहीं होगा, क्या होगा, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा जैसे आपको नजर आ रहा है। अगर आप 100 प्राइस थी, 550 यूनिट सेल होते थे तो 55,000 रेवेन्यू जनरेट होता था, आपने प्राइस डिक्रीज कर दी बट आपकी जो है प्राइस, आपकी प्रोडक्ट जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा, द डिमांड विल बी द सेम और आपका रेवेन्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। जो सेकंड डिग्री है हमारे पास वो इनइलास्टिक है, हेयर द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बट द ओनली स्लाइटली कंपेयर टू द प्राइस चेंज। अब इसमें क्या होगा कि आपने प्राइस इंक्रीज तो की बट जो उसकी परसेंटेज है वो आपने ज्यादा इंक्रीज किए एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम परसेंटेज में डिक्रीज हुई है। लाइक आपने 20% प्राइस इंक्रीज की है बट आपकी जो डिमांड में चेंज आया है वो जस्ट 10 to 5% आया है। इट मीन्स कि आपकी जो प्राइस चेंज है वो हायर है और
परसेंटेज में और आपकी जो डिमांड की चीज है वो लोअर है। People might have to cut back a little but they still need or want the product। ऐसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती है कि हम उनको थोड़ा बहुत तो कट डाउन कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट कट डाउन नहीं कर सकते। लाइक असेंशियल गुड्स, आपके जो गैसोलिन्स होती है, बेसिक मेडिकेशंस होती हैं, तो आप जो है कम कर देंगे लेकिन बिल्कुल ही उनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो उनकी जो डिमांड होगी वो बरकरार रहेगी। इन टर्म्स ऑफ प्राइस चेंज उनकी जो डिमांड में फ़र्क आएगा हमारा वो थोड़ा आएगा। अब देखते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी की प्रोडक्ट इन इलास्टिक कैटेगरी की है तो क्या होगा, द चेंज इन प्राइस, आपका इंक्रीज इन प्राइस आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और आपका डिक्रीज इन प्राइस आपका रेवेन्यू डिक्रीज करेगा। सिमिलरली उस एग्जांपल की तरह, इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 100 थी, 550 यूनिट सेल होते थे, आपने इंक्रीज कर दी 125। तो आप देखें अगर आपने प्राइस इंक्रीज की है, आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है, बट आपकी डिमांड जो है 500 यूनिट्स तक डिक्रीज हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे कि आपने 25% प्राइस इंक्रीज की है बट इट लीड्स टू द 10% डिक्रीज इन डिमांड। आपकी डिमांड जो डिक्रीज हुई है वो कम परसेंटेज में डिक्रीज हुई है और एटलीस्ट आपका जो है रेवेन्यू है वो फिर भी आप 125 प्राइस को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जो आपकी 100 प्राइस थी और आपके 550 यूनिट सेल होते थे। और अगर आपने प्राइस डिक्रीज कर दी, आपकी जो है डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन कम इंक्रीज हुई, तो इट लीड्स टू द डिक्रीज इन योर रेवेन्यू। क्या हुआ कि आपका रेवेन्यू डिक्रीज जनरेट हो रहा है एज कंपेयर टू जो पहले आपका रेवेन्यू जनरेट होता था। तो थर्ड वन डिग्री जो है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द यूनिटरी इलास्टिक। इन दिस केस द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड exactly matches the change in the price. So if the price goes up by the 10%, the quantity demanded goes डाउन बाय द 10%। इसमें यह बताया जा रहा है कि आपकी जो परसेंटेज की चेंज होगी प्राइस में वो सिमिलर टू होगी द क्वांटिटी डिमांडेड। आपका इंक्रीज अगर 10% है इन प्राइस तो आपकी डिमांड डिक्रीज 10% होगा, आपका डिक्रीज इन प्राइस 10% है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी इंक्रीज होगी विद द 10%। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो नो चेंज आएगा रेवेन्यू में, आप डिक्रीज करेंगे तो नहीं चेंज आएगा रेवेन्यू। लाइक आपकी पहले प्राइस थी 100 रुपीज, आपकी यूनिट बिकते थे 550, आपने प्राइस चेंज कर दी, इंक्रीज कर दी 110 और आपके यूनिट जो है वो 500 बिकना चाहिए। तो अब देखें जो रेवेन्यू वो सेम आ रहा है, 55,000 पहले भी आ रहा था और 55,000 अब भी आ रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू। आपके रेवेन्यू में क्या होगा, नो चेंज आएगा। द फोर्थ डिग्री इज द इलास्टिक, डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज सिग्निफिकेंटली इन द रिस्पांस टू द प्राइस चेंज। इफ द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉप कंसिडरेबली एंड वाइस वर्सा। तो अब क्या होगा कि आपकी जो इलास्टिक अगर कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो इसमें क्या होगा, सिमिलर चेंज इन प्राइस लीड्स टू द ग्रेटर चेंज इन डिमांड। आपकी कम चेंज इन प्राइस में भी क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा डिक्रीज हो रही है। दिस ऑफनली अप्लाइज टू द लग्जरी गुड्स। ये जो है लग्जरी गुड्स पे अप्लाई होता है। फॉर सपोज स्मार्टफोन है, अगर ज्यादा महंगे हो जाए तो आप क्या करेंगे, चिपर मॉडल पर जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो ज्यादा प्राइस इंक्रीज करने से उस प्रोडक्ट की सेल जो है ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी और जो है उसकी परसेंटेज चेंज होगी वो प्राइस से बहुत ज्यादा है। फॉर सपोज आपने 10% प्राइस चेंज की है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है 20% 30% डिक्रीज हो जाए। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इलास्टिक कैटेगरी की है तो इसमें क्या होगा, अगर चेंज इन प्राइस करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे प्राइस, आपकी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, आपकी कंपनी की टोटल सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और आप डिक्रीज करेंगे प्राइस तो आपकी कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। लाइक दिस, अगर आपकी ओल्ड प्राइस है 100 रुपीज और आपके 5000 यूनिट सेल होते हैं तो आपने प्राइस इंक्रीज की तो हो सकता है इट लीड्स टू द मेजर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हो सकता है आपके जो 500 यूनिट बिकते थे वो
350 पर आ जाए। इससे क्या होगा कि आपके बजाय आपको पर यूनिट आपको लग रहा होगा कि आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 100 to 125 जनरेट हो रहा है, बट एट एग्रीगेट जब आप टोटल करेंगे, जब आप अपनी टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो होगा वो कम जनरेट होगा एज कंपेयर टू, आप देखें कि 100 प्राइस थी, 500 यूनिट बिकते थे तो हमारे 50,000 इनकम जनरेट होती थी। अब 125 प्राइस है और हमारे 350 यूनिट बिक रहे हैं, जो हमारी प्राइस है वो हमारी जो रेवेन्यू है वो 43,750 जनरेट हो रहा है। तो इट लीड्स टू द डिक्रीज इन रेवेन्यू। और अगर आपकी प्रोडक्ट इलास्टिक है, आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो हो सकता है आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले 100 रुपीज जो है प्राइस थी तो 500 यूनिट बिकते थे, अब आपने 80 कर दी तो हो सकता है आपके 700 यूनिट बिके। तो उससे क्या होगा कि आपका रेवेन्यू जो 50,000 से ज्यादा जनरेट हो रहा है। दिस इज द इलास्टिक डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड एज at the opposite end of the spectrum of the perfectly inelastic. It describes a situation where the quantity demanded for a good or service infinitely responds to any change in price. इससे क्या होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्राइस डिक्रीज कर दी, हो सकता है आपकी जो है डिमांड है वो बिल्कुल जीरो पर चली जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल, और आपने थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज कर दी, हो सकता है आपकी जो है डिमांड है वो इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाए। तो अगर कोई प्रोडक्ट इस कैटेगरी में रिलाई कर रहा है जिसकी थोड़ी भी प्राइस डिक्रीज करने से उसकी डिमांड इतनी इंक्रीज हो रही है जो इनकम कैलकुलेट नहीं हो पा रही, और थोड़ी भी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड लीड्स टू द जीरो, उसकी सेल जो जीरो तक जा रही है, तो दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट को क्या जाएगा कि वो परफेक्टली इलास्टिक है। अब इनमें क्या होगा कि अगर परफेक्टली इंक्रीज इन प्राइस आपका डिक्रीज इन रेवेन्यू होगा, एंड डिक्रीज इन प्राइस होगा इंक्रीज, और जो होगा आपका इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और उसकी डिफरेंट डिग्रीज क्या है। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आप तक पहुंच सके। ये अल्लाह।